प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बलबीर सिंह अभय, एसोसिएट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी, आज एक बार फिर आपके सामने पेश हूँ। कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए योगदान में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बात करने के लिए, जैसे कि पिछली कक्षा में हम लोग बात कर रहे थे, कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो अपना सिद्धांत है या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से संबंधित उनके जो विचार हैं, मूल रूप से कार्ल मार्क्स का यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हीगल के द्वंद्वात्मक आत्मवाद से प्रेरित है। लेकिन चूंकि हीगल का जो द्वंद्वात्मक आत्मवाद है वो पूरी तरह से कल्पना पर आधारित करता है, भौतिक संसार पर उसको लागू नहीं किया जा सका, समाज पर लागू उसको नहीं किया जा सका। इसलिए कार्ल मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक आत्मवाद को सिरे से खारिज कर दिया और द्वंद्वात्मक आत्मवाद के स्थान पर उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। यूँ तो कार्ल मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद से संबंधित सिद्धांत को सिरे से खारिज किया है, लेकिन एक बात कार्ल मार्क्स ने यह स्वीकार की है कि हीगल का जो द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत है उसमें अगर उनके विचारों के अंतर्गत हम आत्मा को निकाल दें, विचारों को निकाल दें, मस्तिष्क को निकाल दें, तो दूसरा जो दृष्टिकोण रहा था हीगल का, जो कि विकासवादी दृष्टिकोण था, उस विकासवादी दृष्टिकोण से कार्ल मार्क्स पूरी तरह से सहमत थे। एक तरफ तो उन्होंने सिरे से खारिज किया, लेकिन इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि कार्ल मार्क्स का जो विकास से संबंधित सिद्धांत है उसको मानना चाहिए, क्योंकि उसी विकासवादी सिद्धांत के आधार पर विभिन्न समाजों का विकास हुआ है और आज हम समाज के इस स्तर पर पहुंचे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वास्तव में मार्क्सवाद का दर्शन है। मार्क्सवादी विज्ञान को हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में देख सकते हैं। यदि उद्गम की दृष्टि से देखा जाए तो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो विचारधाराओं से बना है। पहली विचारधारा है यांत्रिक विचारधारा। दो विचारधाराओं से उन्होंने बताया। पहली तो क्या? यांत्रिक विचारधारा। और जो दूसरी विचारधारा है कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में, वह है हीगल का आदर्शवादी मॉडल। यांत्रिक विचारधारा की जहां तक बात है, यांत्रिक भौतिकवाद है, यांत्रिक विचारधारा की अगर हम बात करें तो यह यांत्रिक विचारधारा यांत्रिक वैज्ञानिक क्रांति के परिणाम स्वरूप पैदा हुई है, जबकि जो दूसरी विचारधारा है वो हीगल की आदर्शवादी द्वंद्व है। इस तरह मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वह एक तरफ पूंजीवादी दर्शन है जो यांत्रिक भौतिकवाद है, वही आदर्शवाद की है जो कि मार्क्स एक तरफ पूंजीवाद को नकारते तो दूसरी तरफ तत्व मीमांसा को अस्वीकार करते। कहने का तात्पर्य है जो कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है उसमें दो बातें देखने को मिलती हैं, एक तो यांत्रिक विचारधारा और दूसरी आदर्शवाद। तो जो यांत्रिक विचारधारा है उससे तात्पर्य है कि जो यंत्रवत जो चीजें हैं, उद्योग आदि हैं, उनसे संबंधित है। दूसरा आदर्शवादी जो द्वंद्व है वो हीगल का है, जिसमें वे विचारों की बात करते हैं। इस प्रकार मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है वह वैज्ञानिक है। यह द्वंद्व प्रकृति, समाज और विचारधारा में सभी समान रूप से लागू होता है। कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्ववाद है वह प्रकृति में, समाज में और विचारधारा सभी में समान रूप से देखने को मिलता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के दर्शन को मार्क्स इतिहास पर लागू करते हैं। उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दृढ़तापूर्वक कहा कि विचार और पदार्थ, कार्ल मार्क्स ने कहा भौतिकवाद में कि विचार यानी कि आइडिया और पदार्थ मैटर, विचार और पदार्थ दोनों जुदा जुदा हैं। कार्ल मार्क्स का कहना है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में कि विचार और पदार्थ दोनों जुदा जुदा हैं
यदि गहराई से देखा जाए तो यह न केवल जुदा है बल्कि परस्पर एक दूसरे के विरोधी भी है। मतलब विचार होने पर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई विचार आया और उस विचार से संबंधित पदार्थ हो, यह जरूरी नहीं है। आपका तो कहना है कि विचार और पदार्थ दोनों अलग अलग है, ना सिर्फ अलग है बल्कि ये एक दूसरे के विरुद्ध है, एक दूसरे के विरोधी है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार आता है तो उस विचारों का कोई भौतिक स्वरूप प्रकृति में हो, दुनिया में हो, वह वस्तु भौतिक स्वरूप में हो, यह जरूरी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ में कहते हैं कि कोई पदार्थ है और उस पदार्थ से संबंधित किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई विचार आए, यह भी जरूरी नहीं है। इस प्रकार विचार और पदार्थ, आइडिया और मैटर दोनों अलग अलग है, ना सिर्फ अलग अलग है बल्कि एक दूसरे के विपरीत है। उदाहरण के स्वरूप हम इसको इस दृष्टिकोण से दे सकते हैं। मान लीजिए हवाई जहाज है, एरोप्लेन है। अब इस एरोप्लेन को जो आदिम समाज का व्यक्ति है क्या था, उसने एरोप्लेन देखा नहीं। कोई ट्राइबल सोसाइटी में कोई आदिम समाज है, कोई ट्राइब है जिन्होंने एरोप्लेन की या ऐसे किसी वाहन की कल्पना ही नहीं की जो कि हवा में उड़ता हो और ये जो यात्री भार ढोता हो, उसने कल्पना ही नहीं की। उस व्यक्ति ने कल्पना ही नहीं की कि कोई इस प्रकार का वाहन भी होता है क्या, जैसे कि हम लोग हवाई जहाज की बात करते हैं। लेकिन कहने का मतलब विचार नहीं है उस आदिवासी व्यक्ति के मस्तिष्क में, कोई विचार तो है नहीं, लेकिन हवाई जहाज तो है, पदार्थ तो है। कहने का तात्पर्य मतलब विचार होने पर ही किसी पदार्थ का अस्तित्व ऐसा जरूर नहीं है, बिना विचार के भी किसी पदार्थ का अस्तित्व हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात, विचार हो और पदार्थ भी हो, यह जरूरी नहीं है। जैसे मैं कहूं कि एक उदाहरण के द्वारा अभी हमने एक आदिवासी की बात की, उसके मस्तिष्क में हवाई जहाज का विचार ही नहीं है, लेकिन हवाई जहाज पदार्थ के रूप में विद्यमान है। दूसरी तरफ एक आदिवासी के मस्तिष्क में एक विचार आता है कि घना जंगल हो, हरा भरा जंगल हो, जिसमें बहुत सारे शिकार हो, बहुत सारे जल आदि एकत्रित, जिसमें बहुत सारी मछलियां उसको मिले, शिकार करने के लिए बहुत सारे जानवर उसको मिले, एक हरा भरा जंगल है क्या हो, ऐसा विचार एक आदिवासी के मस्तिष्क में आता है। लेकिन आज इस वर्तमान युग में, इस आधुनिकता के दौर में, इस भागदौड़ की संस्कृति में हमको इस प्रकार के विचार का भौतिक स्वरूप देखने को मिले, यह जरूरी नहीं है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने कहा कि विचार और पदार्थ, आइडिया और मैटर दोनों जुदा जुदा है। विचार होने पर किसी विचार से संबंधित कोई वस्तु हो, यह जरूरी नहीं है, और कोई वस्तु है उससे संबंधित किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार आए, ऐसा जरूरी नहीं है। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्ववाद का सिद्धांत है वो इस बात पर लागू होता है कि बिना विचार के भी किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है, और किसी वस्तु का अस्तित्व है और उससे संबंधित विचार हो, ये जरूरी नहीं है। इस प्रकार से विचार और पदार्थ तो जुदा जुदा है। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स ने आगे जाकर, क्योंकि द्वंद्ववाद को हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं, द्वंद्व की शब्द की व्याख्या कर चुके हैं, हेगल के बारे में काफी बात कर चुके हैं। अब हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को आगे बढ़ाते हुए इसके नियमों की बात करेंगे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को किन किन नियमों के अंतर्गत देखा जा सकता है। यह इसकी प्रकृति होगी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या के कार्ल मार्क्स ने 4 नियम बताए हैं। परस्पर विरोधों में एकता, परिमाणात्मक परिवर्तन का गुणात्मक परिवर्तन में रूपांतरण, निषेध का नियम, और चौथा गतिशीलता का नियम। इन 4 नियमों के आधार पर कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या की जा सकती है। पहले नियम की बात करें, परस्पर विरोधों में एकता। कार्ल मार्क्स का कहना है कि संसार की प्रत्येक वस्तु, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, उनमें वो 2 विरोधी तत्वों से मिलकर बनी हुई है। ये परस्पर विरोधी तत्व अपनी संरचना या बनावट में सावयवी या ऑर्गेनिक होते हैं। ये सावयवी तत्व परस्पर विरोधी होकर भी व्यवस्था को एकता बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। यदि समाज में शासक और शोषक, जैसे कि कल हम बात कर रहे थे, पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था कि चुंबक होती है, उस चुंबक में जो विपरीत ध्रुव काम करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, दोनों की चुंबकीय रेखाएं विपरीत दिशा में जाती है। लेकिन
इसी के कारण इस चुंबक का अस्तित्व बना हुआ। हम इसके इतने ही खंड करते हैं, प्रत्येक खंड में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं आते हैं, इसका मतलब वो चुंबक नहीं होगा। परस्पर विरोधों में एकता कहने का मतलब संसार में, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं या जो कुछ भी है, उनमें परस्पर विरोधी ताकतें काम करती हैं। उन्हीं विरोधी ताकतों के परिणाम स्वरूप संसार में, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु में तो विरोधी ताकतें काम करती हैं। उन्हीं विरोधी ताकतों के परिणाम स्वरूप उस वस्तु का अस्तित्व बना हुआ है। जैसे कि बात करें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत कार्ल ने कहा कि अब तक जितने भी समाज रहे हैं, उन समाजों में किसी न किसी स्वार्थ को लेकर दो विरोधी समूह बन जाते हैं, दो विरोधी वर्ग बन जाते हैं। इतिहास में उन विभिन्न वर्गों को अलग अलग नाम दिया जाता रहा है। हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो हम लोग इसको बुर्जुआ और सर्वहारा कह सकते हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग कह सकते हैं, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग कह सकते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक समाज दो खंडों में विभक्त हो जाता है। लेकिन और पहली बात, एक दो खंडों में विभक्त हो जाता है, दोनों खंडों के स्वार्थ विपरीत हैं। इस वर्ग के स्वार्थ विपरीत होते हैं, इस वर्ग के स्वार्थ विपरीत होते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि समाज को खंडित हो जाना चाहिए था, समाज को टूट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि किसी भी वस्तु में जिस प्रकार से दो विरोधी ताकतें काम करती हैं, उन विरोधी ताकतों के परिणाम स्वरूप उस वस्तु का अस्तित्व होता है। कि इसी प्रकार से प्रत्येक समाज में दो विरोधी स्वार्थों से घिरे हुए दो समूह होते हैं, जिसके कारण उस समाज का अस्तित्व बना हुआ है। दूसरी बात, कार्ल मार्क्स जड़ता में विश्वास नहीं करते, गतिशीलता में विश्वास करते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो नियम है वो गतिशीलता पर आधारित है, जड़ पर आधारित नहीं है। वे कहते हैं कि दो वर्गों में समाज में जितने इतिहास में जितने भी समाज रहे, उन समाजों में सदैव विभिन्न वर्गों में संघर्ष होता है, और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप समाज में एक नई स्थिति आती है, और जो नई स्थिति आती है वो पहले से अच्छी स्थिति होती है, बेहतर स्थिति होती है। इसलिए समाज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो, विकास की ओर अग्रसर हो। इसलिए कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि समाज में संघर्ष की ज्यादा आवश्यकता है, ना कि सहयोग। अगर किसी समाज में संघर्ष नहीं होगा तो वह समाज प्रगति नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें परिवर्तन होगा नहीं, और परिवर्तन होगा नहीं तो प्रगति नहीं कर पाएगा। कार्ल मार्क्स मानते हैं कि विभिन्न समाजों में संघर्ष होना चाहिए, क्रांति होनी चाहिए। संघर्ष और क्रांति के परिणाम स्वरूप एक नया समाज बनता है, जो कि पहले वाले समाज से बेहतर स्थिति वाला समाज होता है। तो ये परस्पर विरोधों में एकता का नियम था। मार्क्स ने जैसे आगे कहा कि ये परस्पर वस्तुएं जहां आपस में संघर्ष करती है, वही व्यवस्था को विकास भी प्रदान करती है। ये दो वर्ग हैं, दो वर्ग के स्वार्थ विपरीत हैं, लेकिन एक समाज को तो बनाए हुए हैं। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि प्रत्येक वस्तु में, चाहे वो वस्तु हो, भौतिक वस्तु हो, चाहे कोई भी समाज हो, उनमें सहज तो विरोधी ताकतें काम करती है, और इनमें जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष के जो परिणाम स्वरूप परिवर्तन उनमें होता रहता है। और यह परिवर्तन जो है परिमाणात्मक और गुणात्मक किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या का जो दूसरा नियम है वह है परिमाणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन में रूपांतरण। मार्क्स का कहना है कि कोई भी छोटे से छोटा परिमाणात्मक परिवर्तन बड़े से बड़ा गुणात्मक परिवर्तन ला सकता है। इसका मतलब यह कि तत्वशास्त्र के नियम के विरुद्ध मार्क्स का द्वंद्ववाद यह मानता है कि छोटे से छोटा परिमाणात्मक परिवर्तन से बड़े गुणात्मक परिवर्तन का होना भी संभव है। ये परिवर्तन तत्काल और शीघ्र होते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है क्रांति में विश्वास करते हैं, और क्रांतिकारी उनके विचार रहे हैं। और क्रांति का मतलब होता है कि तत्काल परिवर्तन होना, तीव्र गति से परिवर्तन होना। तो ये जो परिवर्तन होते हैं, परिमाणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन, ये तत्काल और शीघ्र होते हैं। ये परिवर्तन संयोग से नहीं होते, बल्कि परिमाणात्मक परिवर्तनों से संचित होने के कारण स्वाभाविक परिणाम स्वरूप होते हैं। मार्क्स के अनुसार विकास की प्रक्रिया इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं है, यह तो पुरानी गुणात्मक स्थिति का नई गुणात्मक स्थिति में बदलना है। यह जो परिमाणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है, इसमें सरल प्रक्रिया का जन्म होता है। इस प्रकार छोटे से छोटा परिमाणात्मक परिवर्तन भी गुणात्मक परिवर्तन ला सकता है।
बड़े से बड़ा गुणात्मक परिवर्तन ला सकता है। और यह परिवर्तन यकायक होता है, शीघ्र होता है, पूर्व नियोजित नहीं होता। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या का जो अगला नियम है वह है निषेध के निषेध का। निषेध के नियम से तात्पर्य है कि इसका जो मूल है, निषेध के नियम का जो मूल आधार है वह है द्वंद्व, डायलेक्टिक्स। यानी कि किसी वस्तु या घटना में जब आंतरिक विकास होता है तो यह उस घटना के निषेध के परिणाम स्वरूप होता है। कोई भी घटना है, उस घटना में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन कहीं बाहर से नहीं आया है। किसी भी वस्तु में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन कहीं बाहर से नहीं आया है, बल्कि वह परिवर्तन तो उस घटना में ही विद्यमान है। निषेध के नियम को जैसे कि कार्ल मार्क्स आगे जाके वर्ग संघर्ष में भी इसकी बात करेंगे कि जो विभिन्न समाजों में जो वर्ग संघर्ष रहे हैं, इस वर्ग संघर्ष के कारण कहीं बाहर से नहीं आए हैं, बल्कि उस वर्ग संघर्ष के कारण कुछ समाजों में ही विद्यमान रहे हैं। तो किसी भी वस्तु में जो परिवर्तन आता है, निषेध के नियम का तात्पर्य किसी भी वस्तु में, किसी भी समाज में जो परिवर्तन आता है वो बाहर से नहीं आता है, बल्कि उस वस्तु में या उस समाज में ही विद्यमान होता है, जिसके परिणामस्वरूप उस वस्तु में या उस समाज में परिवर्तन आता है और परिवर्तन के परिणामस्वरूप समाज एक नई अवस्था प्राप्त करता है। इस प्रकार आगे जाकर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो निषेध का नियम, जैसा कि हम स्पष्ट कर चुके हैं कि परिवर्तन कहीं बाहर से, परिवर्तन के कारक या कारण या बीज कहीं बाहर से लाकर उस वस्तु में ही विद्यमान होते हैं, उस समाज में ही विद्यमान होते हैं और उसके परिणाम स्वरूप उसमें परिवर्तन आता है। उसी के परिणाम स्वरूप वर्ग संघर्ष के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन होते हैं। आगे जाकर कहते हैं यह अंतर्विरोध ही पुराने निषेध या विनाश की स्थिति पैदा करता है। वस्तु हो चाहे समाज हो, उसमें जो अंतर्विरोध होता है वो अंतर्विरोध संघर्ष की स्थिति पैदा करता है और पुराने विनाश को नाश करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि संघर्ष के परिणाम स्वरूप सारी चीजें समाप्त हो जाती है। उसमें जो अच्छी चीजें होती हैं उन अच्छी चीजों को संजोए रखता है, संग्रहित करता है, संचय करता है और जो विनाशकारी चीजें होती हैं उनको समाप्त करता है। निषेध की यह प्रक्रिया पुरानी वस्तु को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं करती है, उसमें जो बढ़िया होती है उसे बनाए रखती है और उसी को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करती है। यह निषेध का नियम है और यह वर्ग संघर्ष पर भी एज इट इज लागू होता है। अगला जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या का जो नियम है गतिशीलता का नियम। जैसा कि कार्ल मार्क्स में भी स्पष्ट कर चुके हैं, कोई भी समाज जड़, कोई भी वस्तु जड़ या स्थिर नहीं होती है, उसमें समय के साथ विभिन्न कारणों से परिवर्तन आ सकते हैं। और जैसा कि हमने उल्लेख किया, निषेध के नियम के अंतर्गत परिवर्तन के कारण कहीं बाहर से नहीं आते हैं, बल्कि उसी घटना में, उसी समाज में मौजूद रहते हैं, जिसके कारण उनमें निषेध का नियम होता है, परस्पर विरोधी ताकतें काम करती हैं और उसमें एक संघर्ष कह सकते हैं उसको, जिसके परिणाम उसमें गतिशीलता के या कोई समाज नई स्थिति पैदा करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का आधार गतिशीलता का नियम है। इसमें रफ्तार है, बहाव है और गति है। अतः जड़ता प्रकृति की स्थायी दशा नहीं है। किसी भी वस्तु या समाज में जड़ता स्थायी नहीं रहती है, समय के साथ उसमें परिवर्तन आता है। यह प्रकृति तो निरंतर परिवर्तनशील है, जैसे कि पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। क्योंकि समाज भी प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए समाज में भी परिवर्तन होना आवश्यक है। इसकी दशा गति है, स्पंदन है। इस प्रकृति में वस्तु का सदैव उद्भव और विकास होता है। जन्म और निर्माण की निरंतर दिशा ही प्रकृति है। इस प्रकार से गतिशीलता का नियम से तात्पर्य कोई भी वस्तु जड़ नहीं है, जैसे कि हम स्पष्ट कर चुके हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समाज प्रकृति का हिस्सा है और समाज में भी परिवर्तन होना अनिवार्य है। ऐसा कोई समाज नहीं जिस समाज में परिवर्तन नहीं हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे वह समाज हो। और दूसरी बात पुनः स्पष्ट करें कि उस परिवर्तन के कारण निषेध का जो नियम जिसकी बात की थी कि जो अंतर विरोध होता है, जो अंतर संघर्ष होता है, उस संघर्ष के कारण कहीं बाहर से नहीं आते, बल्कि उसी वस्तु में, उसी पदार्थ में, उसी समाज में विद्यमान होते हैं। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, जिसका कि मूल उन्होंने हीगल के द्वंद्वात्मक आत्मवाद से लिया और हीगल के सिद्धांत में जो कमियां थी, जैसे कि हमने आपको बताया कि हीगल ने आत्मा पर अधिक विचार प्रकट किए, विचारों पर अधिक विचार प्रकट किए, मस्तिष्क पर अधिक विचार प्रकट किए और उनका सिद्धांत काल्पनिक सा प्रतीत हुआ, लेकिन उनमें जो कुछ खास बात थी
जिसको कि उन्होंने कार्ल मार्क्स ने स्वीकार किया, जैसे कि विकासवाद का जो सिद्धांत है वो उन्होंने लिया और उस विकासवाद के सिद्धांत को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के रूप में उसका जो आदर्शवादी रूप छोड़कर उसका भौतिक स्वरूप उन्होंने वस्तुओं पर लागू किया, प्रकृति पर लागू किया और समाज पर लागू किया। इस प्रकार कार्ल मार्क्स का कहना है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के परिणाम स्वरूप विभिन्न समाजों में परिवर्तन होते आए हैं। ऐसा कोई भी समाज नहीं जो अपनी प्राचीन अवस्था से लेकर आज तक उसी अवस्था में विद्यमान रहा। तो समाजों में जो परिवर्तन का कारण है, वस्तु में परिवर्तन का कारण है, पदार्थ में परिवर्तन का कारण है, वह है द्वंद्ववाद। ठीक है, और द्वंद्ववाद का तात्पर्य किसी भी घटना में तो विरोधी ताकतें काम करती है, डायलेक्टिक्स, उहापोह की स्थिति, और वो कहीं बाहर से नहीं आती बल्कि उस वस्तु में, उस पदार्थ में, उस समाज में विद्यमान होती है। इस प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर कार्ल मार्क्स ने अपने विचार प्रकट किए और उन विचारों को समाजों पर लागू किया, भौतिक पदार्थों पर लागू किया, जो कि आज भी हम उनका जो नियम लागू हुआ महसूस करते हैं कि आज भी सटीक जो विचार है कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से संबंधित, वो आज भी समाज पर लागू। थैंक यू वेरी मच।